मराठा की धरती पे एक वीर सपूत जन्मे थे। वो क्रांतिकारी, देशभक्त और कवि थे जिन्होंने आजादी की कहानी लिखी थी। उन्होंने काला पानी की सजा सही थी, पर उनके इरादे डगमगाए नहीं। सिर्फ माफी मांगने का दाग है उन पर। हीरो थे वो या थे विलन, ये सवाल तो आज भी है। जो देशभक्ति की मिसाल थे, ये है उनकी कहानी। यह है वीर सावरकर की कहानी। नमस्ते दोस्तों, मैं इशिका कपूर हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर की। ये बहुत दुखद है कि जब भी उनके बारे में बात होती है, हमेशा उनके मर्सी पेटिशंस के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, ये भूलकर कि उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए क्या किया और कितना सफ़र किया। इंटरनेट पर उनके बारे में काफ़ी बुरे आर्टिकल्स हैं जिसमें उन्हें ट्रेटर और न जाने क्या क्या कहा गया है। आज हम आपको इन्हीं वीर की कहानी सुनाएंगे। विनायक दामोदर सावरकर एक वेल नोन फ्रीडम फाइटर थे और ब्रिटिशर्स के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे। वो हिंदू महासभा में एक लीडिंग फिगर थे। उनके नाम के आगे वीर उनके फॉलोअर्स ने लगाया था, जो उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। उन्होंने बहुत वीरता से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। उनका बचपन ब्रिटिश राज के खिलाफ परेशानी में बीता। उनके भाई भी एक क्रांतिकारी थे। सावरकर स्वामी विवेकानंद और शिवाजी महाराज को बहुत मानते थे। वो हिंदू आइडियोलॉजी को मानते थे। उनका मानना था कि हिंदू नेशनलिज्म ही भारत की आज़ादी का रास्ता है। उन्होंने हिंदुइज्म को कभी रिलीजन माना ही नहीं। वो ये मानते थे कि हिंदू जोग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी है। उनका कहना था कि रिलीजन एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। 1903 में उन्होंने और उनके भाई ने मित्र मेला नाम का एक अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। 1906 में वो अभिनव भारत सोसाइटी बन गई। वो पहले थे जिन्होंने फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में एक किताब लिखी और वो पहले थे जिन्होंने 1857 को इंडिपेंडेंस का पहला वॉर बताया। ये बुक आगे जाके बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी, जिसमें भगत सिंह, नेताजी जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स थे। इस बुक को बाद में ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था। सावरकर अब ब्रिटिशर्स के लिए एक हेडेक बन गए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम का एक एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट में मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर सकते थे। तब गणेश सावरकर के ग्रुप ने इसके खिलाफ आर्म्ड रिवोल्ट किया। इस रिवोल्ट के कारण विनायक के भाई को जेल भी हुई, जिसके बाद लंदन में विनायक को मल्टीपल चार्जेस लगाकर अरेस्ट कर लिया गया। उस समय उनके पास कई रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट, स्पीचेस और उनकी खुद की बैंड बुक्स मिली, जिससे ब्रिटिशर्स के पास उनके खिलाफ सबूत हो गए। उन्हें 50 साल की काला पानी की सजा सुनाई गई। सावरकर की लेगेसी के बारे में जब भी डिस्कशन होती है, तब लोग उनके मर्सी पेटिशंस को ले आते हैं जो उन्होंने काला पानी के दौरान लिखे थे। पर लोग ये नहीं समझ पाते कि सावरकर की प्रिजन कांग्रेस के लीडर्स नेहरू जी और गांधी जी की तरह होटल स्टाइल लग्जूरियस नहीं थी, जबकि उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। काला पानी की सजा बहुत ही खतरनाक होती थी। जेल इस तरह बनी हुई थी कि एक कैदी दूसरे कैदी से बात तक नहीं कर सकता था, और अगर बात करते हुए पकड़े जाते थे तो उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा जाता था। वहाँ के हाल बहुत ही बुरे थे। खाना अक्सर खराब होता था, उसमें कीड़े मकोड़े निकलते थे जिससे उन्हें डायरिया हो जाता था। पर बाथरूम यूज करने का टाइम भी फिक्स था। प्रिजनर्स को मजबूरी में अपने सेल में रहना पड़ता था और वहीं खाना पड़ता था। ब्रिटिशर्स ने 3 स्ट्रैटेजीज बना रखी थी: हंगर, टॉर्चर और आइसोलेशन, जिनमें से आइसोलेशन सबसे हार्शेस्ट पनिशमेंट हुआ करती थी। कैदियों को तेल निकालने के लिए बैलों से बदल दिया जाता था, और अगर वो डेडलाइन से पहले काम नहीं कर पाए तो उन्हें बहुत बुरी तरह मारा जाता था। इस सब के चलते कई कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिससे 1933 में पंजाब के 2 जवान लड़कों की मौत जबरदस्ती खाना खिलाने से हो गई। अब अगर हम कंपेयर करके देखें कि काला पानी की सजा कैसी होती थी और जब कांग्रेस के लीडर्स को सजा होती थी, तो उसमें बहुत फर्क होता था। ये कितनी सरप्राइजिंग बात है ना कि कांग्रेस के लोगों को कभी काला पानी की सजा नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि नेहरू जी की कितनी लग्जूरियस सेल थी, जिसमें आर्म चेयर्स, रॉकिंग चेयर, डेस्क और विंडोज भी थी, और उनकी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी उन्होंने जेल में लिखी थी। और दूसरी तरफ सावरकर मराठी पोएम्स चारकोल की मदद से दीवारों पर लिखते थे। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक हथियार अपने पेन से कई चीजें लिखी, पोएम्स लिखी, बुक्स लिखी, लेकिन बात सिर्फ उनके लिखे माफीनामों की होती है। अब आप खुद सोचिए, आप एक केस में फंसे हुए हैं, आपको 50 साल की जेल है, खाने में कीड़े और रोज क्रुएलिटी का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें से निकलने का तरीका सिर्फ माफीनामा है। तो क्या आप माफीनामा नहीं लिखेंगे?
सावरकर ने 12 साल काला पानी में बिताए, 2 साल इंडियन जेल में और 13 साल हाउस अरेस्ट में। उनकी जिंदगी के कुल 27 साल और उनकी लॉ की डिग्री सब उनसे ले लिया गया। उनकी फैमिली प्रॉपर्टी तक गवर्नमेंट ने सीज कर दी। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे देश को दे दी। फिर भी लोगों को परवाह है तो सिर्फ उन पेटिशंस की जो उन्होंने उस नर्क जैसी जिंदगी से निकलने के लिए लिखे। उस जेल में वो बुल की तरह तेल निकालते थे, दिन के आखिर में खूब जुर्म सहते थे। टॉयलेट, पानी, खाना जैसी बेसिक नीड्स के लिए वहाँ के लोग तरस जाते थे। एक लॉ के स्टूडेंट को वहाँ कीड़ों जैसा खाना खाना पड़ता था। इस सब के बाद भी वो अपने लिए टाइम निकाल के पोएम्स लिखते थे। गांधी जी को भी बीमार होने के कारण बिना किसी प्री कंडीशन के जेल से छोड़ दिया गया था, लेकिन सावरकर ने 45 किलो वेट लूज किया और तब भी अगर वो उस जगह से बाहर निकलने के लिए पेटिशंस लिखते हैं तो लोग उन्हें ट्रेटर बुलाते हैं। जब सावरकर के भाइयों ने गांधी जी से मदद मांगी तो उन्होंने भी उन्हें पेटिशंस लिखने की सलाह दी, क्योंकि वो इकलौता रास्ता था। गांधी जी ने अपने यंग इंडियन न्यूज़पेपर में भी लिखा था कि वीर सावरकर कितने बड़े देशभक्त हैं, कितने बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। काला पानी से निकलने के बाद भी उन्होंने सीक्रेटली अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा। राजगुरु से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक सब उनके साथ जुड़े हुए थे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर वो ब्रिटिशर्स के साथ जुड़े ही हुए थे तो उन्हें काला पानी की सजा ही क्यों हुई? 1921 में उन्हें अंडमान से रत्नागिरी ट्रांसफर कर दिया गया। 1922 में जेल में सावरकर ने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व बुक लिखी। 6 जनवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें रत्नागिरी से बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी। अपनी रिहाई के बाद ही उन्होंने हिंदू समाज को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। उन्हें एक बंगलो दिया गया जिसमें वो किसी से भी मिल सकते थे। उस समय वो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर से भी मिले। उस समय नथुराम गॉडसे, जिसने बाद में गांधी जी की हत्या की, 1929 में 19 साल की उम्र में पहली बार सावरकर से मिले। रत्नागिरी में रहने के दौरान सावरकर एक बहुत बड़े राइटर बन गए। 1937 तक वो रत्नागिरी में ही रहे, जिसके बाद नई सरकार ने उन्हें बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने। उस समय विनायक ने फैसला किया कि वो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। तब उन्होंने हिंदू मिलिट्री बोर्ड बनाया। आज़ादी के बाद ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा के वाइस प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया और खुद को अखंड भारत के मुद्दे से अलग कर लिया। जनवरी 1948 में गांधी जी की मौत के बाद नथुराम गॉडसे अरेस्ट हो गए। गॉडसे हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। सावरकर क्योंकि महासभा के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्हें भी फरवरी 1948 में अरेस्ट कर लिया गया, पर उनके खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला। उस समय तो उन्हें छोड़ दिया गया, पर बाद में हिंदू नेशनलिस्ट स्पीचेस देने के कारण उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जब उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का वादा किया तब उन्हें छोड़ दिया गया। 1 फरवरी 1966 में सावरकर ने अनाउंस किया कि वो दवाई, पानी और खाने का त्याग कर रहे हैं, जिसे हिंदुइज्म में प्रयोपवेश कहा जाता है, यानी मृत्यु तक व्रत। उनकी डेथ से पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था आत्महत्या नहीं आत्मार्पण, जिसमें उन्होंने कहा कि जब किसी की लाइफ का मिशन खत्म हो जाता है तो उसे अपनी लाइफ खुद खत्म कर देनी चाहिए। 26 फरवरी 1966 को बॉम्बे में उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ हुआ एक सच्चे वीर की कहानी का अंत। एक ऐसा वीर जिसने अपनी आधी जिंदगी जेल में निकाल दी और बाकी अपने देश के लिए लड़ने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।